हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे साइमन कमीशन और बिहार। तो साइमन कमीशन बिहार में आता है। साइमन कमीशन कहने का मतलब है कि एक समूह रहता है 7 अंग्रेजों का, ठीक है, यानी कि 7 अंग्रेजों के सदस्य का एक ग्रुप रहता है, ठीक है। ये क्या है? एक ग्रुप है। तो ये भारत में जांच करने के उद्देश्य से आया था। भारत में किस लिए ये ग्रुप आया था? तो भारत में जांच करने के उद्देश्य से आया था। जांच समिति एक तरीके से कह सकते हैं। भारत में जांच करने के उद्देश्य से आया था, जिसका पूरे देश में इसका विरोध किया जाता है, ठीक है। ये जो साइमन कमीशन है रहता है, इसका पूरे देश में क्या होता है? विरोध होता है। पूरे देश में विरोध किया जाता है, ठीक है। विरोध इसलिए किया जाता है कि इस साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य थे सब अंग्रेज थे, और इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। सब कौन थे? तो सब अंग्रेज सदस्य थे, जिसके लिए पूरे देश में इसका विरोध किया गया और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, ठीक है। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और इसी का प्रदर्शन नवंबर 1928 में पटना में हुआ, ठीक है। पटना में क्या होता है कि नवंबर 1928 में साइमन कमीशन यानी गो बैक साइमन के नारे में पटना में भी क्या होता है? जुलूस निकलता है। और इसके जो नेतृत्व करते हैं, ठीक है, पटना में वो करते हैं सर अली इमाम के नेतृत्व में, ठीक है, साइमन कमीशन के बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद क्या होता है कि 12 दिसंबर 1928 को ये जो साइमन कमीशन है ये कहाँ पहुँचता है? तो पटना पहुँचता है, जहाँ से इसे भारी विरोध का सामना करना पड़ता है। और इस विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? सर अली इमाम। इसी में एक घटना और क्या होती है कि 12 दिसंबर 1928 को जब पटना में जुलूस हो रहा था, तो इसी के यानी साइमन कमीशन के बहिष्कार में ही सच्चिदानंद सिन्हा, कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, यहाँ मैं हर एक पॉइंट लिख रही हूँ। सच्चिदानंद सिन्हा ने हिंदुस्तान स्टैंडर्ड पत्रिका का भी क्या करता है? प्रकाशन करते हैं। यानी कि ये इसी साइमन कमीशन के विद्रोह में हिंदुस्तान स्टैंडर्ड पत्रिका का क्या करते हैं? प्रकाशन करते हैं। और साइमन कमीशन का जब विद्रोह हो रहा था तो इसमें सर अली इमाम तो थे, साथ ही साथ अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे। अनुग्रह नारायण सिन्हा भी साइमन गो बैक में काफ़ी अपनी अच्छी भूमिका निभाई है। तो ये साइमन कमीशन ऑफ बिहार के परिप्रेक्ष्य में था। अब हम लोग जानेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो ये हम भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं जान रहे हैं, ये हम किस में जान रहे हैं? तो बिहार में, कि बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या भूमिका रही और इसके क्या परिणाम निकलते हैं। तो अगर हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन का बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ यानी इसका मीनिंग होता है विनम्रतापूर्वक, ठीक है, अंग्रेजों से आग्रह करना, अंग्रेजों से आग्रह करना। यानी इसमें साफ साफ ये बताया जा रहा है कि हम शांति से हाथ जोड़ के अंग्रेजों से आग्रह कर रहे, रिक्वेस्ट कर रहे कि हम आपकी बातों को नहीं मानेंगे, ठीक
ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कांग्रेस, ठीक है, मैं सी कर देती हूँ, कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है 1929 में, ठीक है। सी मतलब कांग्रेस में यहाँ बता रही हूँ, तो कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है 1929 में, और ये आयोजित किया जाता है लाहौर में, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है। लाहौर में आयोजित किया जाता है। इसी अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या किया जाता है, चर्चा किया जाता है कि देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट करना चाहिए, कब स्टार्ट करना चाहिए, इसका क्या क्या भूमिका रहेगा, ये सब इस पर चर्चा किया जाता है। और पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत होती है ये 12 मार्च 1930 को नमक कानून को तोड़ने, ठीक है, नमक कानून को तोड़ने के लिए साबरमती से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है, साबरमती, जो गांधी जी का साबरमती आश्रम भी है, ठीक है। अब गांधी जी अपने चुने हुए कुछ सदस्य को, ठीक है, गांधी जी क्या करते हैं कि अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ से विद्रोह करेंगे। कौन सा विद्रोह, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। इसमें से क्या करते हैं कि गांधी जी 78 सदस्यों को चुनते हैं, ठीक है, 78 सदस्य को चुनते हैं, और 5 अप्रैल, कब, 5 अप्रैल 1930 को डांडी ग्राम पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं, डांडी पहुंचते हैं। अब 6 अप्रैल 1930 को क्या होता है, ठीक है, जब 5 अप्रैल को पहुंचे तो यहाँ से 6 अप्रैल 1930 को क्या होता है कि गांधी जी समुद्री पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ते हुए दिखाई दिए, ठीक है। यानी 12 मार्च 1930 को नमक कानून के खिलाफ साबरमती से इन्होंने स्टार्ट किया चलना, ठीक है, कौन, गांधी जी। और गांधी जी 12 मार्च से शुरू करते हैं, और कब पहुंचते हैं, तो 5 अप्रैल 1930 को, और अगले ही दिन ये समुद्री पानी से क्या करते हैं, नमक बनाते हैं, और अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ते हैं, ठीक है। इसमें 78 जो सदस्य हैं, ठीक है, तो एक सदस्य बिहार से भी है, इस सदस्य में एक सदस्य बिहार से भी है, ठीक है, बिहारी सदस्य है, जिनका नाम गिरधारी चौधरी है, जिनका नाम क्या है, गिरधारी चौधरी। प्यार से इन्हें लोग कारू बाबू कहते थे, कारू बाबू कहते थे, ठीक है। ऐसे इनका नाम क्या है, गिरधारी चौधरी। अब क्या होता है कि 15 अप्रैल 1930 को, ठीक है, अब यहाँ से कहाँ बढ़ेगा, तो 15 अप्रैल 1930 को बिहार के कुछ जिले में, जैसे कि चंपारण हो गया, सारण जिला हो गया, ठीक है, तो चंपारण और सारण जिले में क्या होता है कि नमकीन मिट्टी से, ठीक है, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, तो नमकीन मिट्टी, तो नमकीन मिट्टी से नमक को बनाया गया और नमक कानून को तोड़ा गया, ठीक है। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार से पहली बार किसी महिला नेता को गिरफ्तार किया गया था। यानी इतना सारा आंदोलन हुआ जिसमें महिला को कभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन बिहार से पहली एक नेता थी, बिहार से महिला नेता, ठीक है, महिला नेता, तो बिहार की एक पहली महिला नेता थी जिनको गिरफ्तार किया गया नमक आंदोलन के लिए, जिनका नाम था सरस्वती देवी, और एक का नाम था साधना देवी, साधना देवी। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया बिहार से पहली बार। अब इस आंदोलन के दौरान क्या होता है कि विंध्यवासिनी देवी, एक और महिला है, विंध्यवासिनी देवी, ठीक है, तो इन्होंने भी
सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। और श्रीमती हसन इमाम के साथ, ये किनके साथ, तो हसन इमाम के साथ, यानी कि हसन इमाम के वाइफ श्रीमती हसन इमाम के साथ इन्होंने भी पटना में क्या किया, पटना में विदेशी वस्त्र का बहिष्कार कर दिया, विदेशी वस्त्र का बहिष्कार किया। कौन किए, तो विंध्यवासिनी देवी और श्रीमती हसन इमाम के साथ मिलकर इन्होंने पटना में विदेशी वस्त्र का बहिष्कार कर दिया। क्यों किया, क्योंकि बिहार से पहली बार महिला नेता को गिरफ्तार किया गया, सरस्वती देवी और साधना देवी को, क्यों, विद्रोह करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इस आंदोलन के दौरान, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा से, ठीक है, जो कि छपरा से राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। तो छपरा से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी अंग्रेज लोग गिरफ्तार कर लेते हैं, इनको भी क्या कर दिया, गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करके इनको हजारीबाग जेल में भेज दिया गया। किनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अपने गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद जो थे तो भागलपुर, ठीक है, तो भागलपुर से, ठीक है, ये लड़ रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और छपरा से इनको गिरफ्तार किया जाता है। तो जैसे ये राजेंद्र प्रसाद जेल चले जाते हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के विद्रोह का जो नेतृत्व था तो उन्होंने भागलपुर के दीप नारायण को दे दिया, दीप नारायण को दे दिया कि अब से आप इस विद्रोह के नेता हैं और आप इस विद्रोह को संभालिए। इसके बाद क्या होता है कि मई 1930 में सर अली इमाम की अध्यक्षता में अगर देखिएगा तो पटना में, ठीक है, पटना में स्वदेशी लीग की स्थापना की गई। स्वदेशी लीग की स्थापना होता है और 1931 में गांधी इरविन समझौता के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है। यानी गांधी इरविन समझौता होता है जिसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है या फिर समाप्त कर दिया जाता है। 3 जनवरी 1932 को गांधी जी ने, ठीक है, 3 जनवरी 1932 को गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है, लेकिन दूसरी बार यह आंदोलन उतना प्रभावी नहीं था। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया कि अब यह आंदोलन नहीं होगा। फिर क्या होता है कि 3 जनवरी 1932 को गांधी जी पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाते हैं, लेकिन अब यह जो आंदोलन था उतना प्रभावी नहीं रहा, नहीं रहा। इसके बाद क्या होता है कि 23 मार्च 1931 को बहुत सारे भारतीय वीरों को फांसी दिया गया, जैसे कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन सभी को फांसी दिया गया, ठीक है, जिसके विद्रोह में पटना में फिर से 26 मार्च को क्या हो जाता है, हड़ताल होने लगता है, फिर से विद्रोह शुरू हो जाता है। इसका रीजन ये था कि गांधी जी
1931 में गांधी इरविन समझौता करने तो गए, ठीक है, लेकिन देशद्रोहियों को इरविन ने आज़ाद नहीं किया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दिया जाता है। और इसी गुस्सा में पूरे विश्व में, मतलब पूरे देश में और ये पटना में भी 26 मार्च को विद्रोह होना शुरू हो जाता है। अब विरोध में, अगर इस विरोध सभा में बात करें तो श्री कृष्ण सिंह, जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री होते हैं, और जगत नारायण लाल ये शामिल थे, ठीक है। मुंगेर की अगर बात करें, मुंगेर में एक गोगरी थाना है, गोगरी थाना, ठीक है। तो गोगरी थाना से सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 14 महिलाओं ने धरना दे दिया, ठीक है। यानी कि मुंगेर में गोगरी थाना में विदेशियों का क्या था, पुलिस थाना था, तो वहाँ पे 14 महिलाओं ने धरना दे दिया और जुलूस निकालने के अपराध में कुछ महिलाओं को गिरफ्तार भी किया गया था, ठीक है। जैसे इनमें कुछ महिलाएं थी श्रीमती अनूप देवी, श्रीमती सुशीला देवी, श्रीमती सरस्वती देवी। तो ये कुछ महिलाएं थी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में थी और इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। अब मुंगेर के तारापुर का अगर बात करें, सब बिहार का ही है, तो मुंगेर के तारापुर में क्रांतिकारियों के द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराया जाता है, ठीक है। क्रांतिकारियों के द्वारा क्या फहराया जाता है, राष्ट्रीय झंडा, ठीक है। कब किया जाता है, तो 15 फरवरी 1932 में, जहां पुलिस ने गोलियां चलाई, ठीक है। यानी कि मुंगेर के तारापुर में जो आंदोलनकर्ता थे उन्होंने राष्ट्रीय झंडा फहराया या फहराने की कोशिश की 15 फरवरी 1932 में, जिसमें पुलिस ने गोलियां चलाई, ठीक है। पुलिस क्या किया, गोली चलाया, पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें 34 लोग मारे गए, 34 लोग मारे गए, ठीक है, जिसमें 34 लोग मारे गए। और इसे तारापुर गोलीकांड के रूप में भी जाता है। और ये जो, ठीक है, एक्टिविटी हुई, इस पूरे को हम लोग तारापुर गोलीकांड के रूप में भी जानते हैं, तारापुर गोलीकांड के रूप में जाना जाता है। तो ये कब हुआ था, 15 फरवरी 1932 में। इसके बाद अगर हम लोग कहें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा के जेल में कैदियों ने नंगी हड़ताल भी किया था, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है, ये जब आंदोलन चल रहा था तो छपरा के जो कैदी थे, छपरा के कैदी जो जेल में थे, तो इन्होंने नंगी हड़ताल कर दिया था, ठीक है, वस्त्र को त्याग दिया था, नंगी हड़ताल करने लगे। और इसमें बिहार के कई जिलों ने भी भाग लिया, ठीक है। बिहार के कई जिलों ने भी क्या किया था, इस आंदोलन में अपना भाग दिया था, जैसे कि सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया,
तथा मुजफ्फरपुर इन सारे जिलों ने भी क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। यानी कि सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर के जो स्थानीय लोग थे, ठीक है, तो लोगों ने सुरक्षा में लगे चौकीदारियों को चंदा देने से मना कर दिया था। तो ये सब जो है, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय लोग, इन्होंने सुरक्षा में लगे चौकीदारों को चंदा देने से मना कर दिया। चंदा देने से मना कर दिया था कि हम चंदा आपको नहीं देंगे, ठीक है। जो चौकीदारी कर के विरोध में किया गया था, और ये क्यों किया गया था, तो ये चौकीदारी कर के विरोध में किया गया था। कर के विरोध में ये किया गया था आंदोलन। इसके बाद है कि 12 अगस्त 1930 को अगर हम लोग बात करें, 12 अगस्त 1930 को, तो श्रीमती चंद्रावती देवी ने चौकीदारी कर के विरोध में एक सम्मेलन बुलाया। एक क्या बुलाते हैं, सम्मेलन बुलाते हैं, यानी कि एक मीटिंग रखते हैं, ठीक है। और 1934 में जब गांधी जी बिहार दौरा पे आए थे, 1934 में बिहार दौरा पे कौन आए थे, तो गांधी जी आए थे, ठीक है। गांधी जी जब बिहार दौरा पे आए थे, तब मुंगेर से वहाँ के स्थानीय लोगों ने, कहाँ के, मुंगेर के स्थानीय लोगों ने इनको यानी गांधी जी को एक लाठी दिया था। क्या दिया था, एक लाठी दिया था, जो कि मुंगेरी लाठी के नाम से भी जाना जाता है। मुंगेरी लाठी के नाम से भी प्रचलित हुआ, यानी कि मुंगेर का जो लाठी होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो मुंगेर के स्थानीय लोगों ने गांधी जी के सम्मान में एक लाठी उनको दिया, जिसे मुंगेरी लाठी भी हम लोग कहते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कैसे हुआ, ठीक है। ये तो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। अब बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कैसे हुआ, ठीक है, सब बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही है। तो अगर हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह का बात करते हैं, तो देश में पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में विनोबा भावे को जाना जाता है, ठीक है। तो बिहार में जो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह है, व्यक्तिगत सत्याग्रही, तो वो विनोबा भावे को हम लोग जानते हैं। विनोबा भावे को जाना जाता है। जबकि बिहार के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह, यानी कि ये देश के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में अगर जाना जाए तो वो कौन है, विनोबा भावे। लेकिन अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में लिया जाए कि बिहार के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन है, तो श्री कृष्ण सिंह को माना जाता है। श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। और बिहार से ही हम लोग दूसरे सत्याग्रही के बारे में बात करें तो अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। अनुग्रह नारायण सिन्हा को जाना जाता है। बिहार के महिलाओं ने भी व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया था, ठीक है। तो अगर बिहार के महिलाओं के बारे में बात करें कि बिहार के कौन कौन सी महिला हैं जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया, इसमें कई महिलाएं जैसे कि प्रियंका
देवी, जानकी देवी, जानकी देवी। तो ये सब कुछ महिलाएं हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, तो प्रियंका देवी और जानकी देवी को बिहार में जब वो व्यक्तिगत सत्याग्रह कर रही थी तो इन दोनों को क्या कर दिया जाता है, गिरफ्तार भी कर लिया गया था। इन दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। और महात्मा गांधी से मतभेद सुभाष चंद्र बोस का हो गया। ठीक है, इसी बीच में क्या होता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में मतभेद हो जाता है। ठीक है, यानी कि बहसबाजी हो जाती है, वाद विवाद हो जाता है, जिसके कारण 3 मई 1939 को 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसी सिलसिले में अगस्त माह में पटना दौरा काफ़ी किया गया। इसी में क्या होता है कि अगस्त का महीना रहता है, ठीक है, और पटना में खूब दौरा दौरी किया जाता है, क्योंकि इस समय क्या रहता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हो रहा था। और इसी स्थापना को लेके अगस्त महीने में सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी का आना जाना पटना में काफ़ी लगा हुआ था। और बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के जो नेता हैं तो वो शिलभद्र एयाजी हैं। जब स्थापना हुआ तो इनके नेता कौन बनते हैं, शिलभद्र एयाजी। इनको फॉरवर्ड ब्लॉक का क्या बनाया जाता है, नेता बनाया जाता है। तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कुछ इस प्रकार से हुआ। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 1930 से बने, यानी 1937। ऐसे इस टॉपिक को हम लोग जानेंगे पॉलिटी में। जब बिहार की राज्य व्यवस्था हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तब उसमें इसे डिटेल से बताया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है कब, 1937 में। तो बिहार में यह पहला आम चुनाव हुआ जो अंग्रेजी शासन काल के दौरान कराया गया था। भारत शासन अधिनियम का अगर बात करें, भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तर्ज पे बिहार में पहला आम चुनाव कब होता है, 1937 में हुआ। और बिहार में कुल 152 सीटों पर यह आम चुनाव कराया गया था। कितने सीट पे, तो बिहार विधानसभा का आम चुनाव जो हुआ था 152 सीट पे था, जिसमें 160 सीट पे, इसमें से 160 सीट पे कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी। कौन कर रही थी, कांग्रेस पार्टी। ठीक है, और 107 में से 98 सीट ये जीत जाती हैं। और इस प्रकार से कांग्रेस बिहार में एक बड़ी पार्टी साबित हुआ। और 24 मार्च 1937 को बिहार का जो तत्कालीन राज्यपाल था, ठीक है, यानी उस समय का जो गवर्नर था, उनका नाम है एमजी हैलेट। ठीक है, तो इन्होंने कांग्रेस सरकार को, ठीक है, निमंत्रण भेजा कि आइए और अपना सरकार बनाइए, क्योंकि अब भारी बहुमत से क्या हुए हैं, विजय हुए हैं। तो कांग्रेस के जो नेता थे, श्री कृष्ण सिंह। तो श्री कृष्ण ने इस निमंत्रण को ठुकरा दिया। और ठुकराने का रीजन था कि श्री कृष्ण सिंह एमजी हैलेट से कह रहे थे कि
हम तभी अपनी सरकार बनाएंगे जब आप यानी गवर्नर बिहार के, ठीक है, मुख्यमंत्री के जो काम है उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप न करें। लेकिन एमजी हैलेट इस बात को नहीं मानते हैं और श्री कृष्ण इस निमंत्रण को ठुकरा देते हैं। तभी जो एमजी हैलेट गवर्नर था, तो ये दूसरी बड़ी पार्टी, ठीक है, दूसरी बड़ी पार्टी है जिनका नाम है इंडिपेंडेंट पार्टी, ठीक है। तो एमजी हैलेट दूसरे पार्टी को क्या करती है, निमंत्रण भेजेगी कि अब आप आइए और अपना सरकार बनाइए। तो यहाँ के जो नेता थे, इंडिपेंडेंट पार्टी के जो नेता थे, इनका नाम था मोहम्मद यूनुस, ठीक है। तो इनको बुलाया जाता है और मोहम्मद यूनुस जो होते हैं, ठीक है, तो 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस बिहार का पहला अंतरिम, ठीक है, बिहार में पहला अंतरिम सरकार का गठन करते हैं। अंतरिम सरकार का क्या करते हैं, गठन करते हैं, ठीक है। और इस प्रकार जो मोहम्मद यूनुस हैं, तो 1 अप्रैल 1937 को, ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। तो मोहम्मद यूनुस 1 अप्रैल 1937 को क्या बनेंगे, तो पीएम कहिए या फिर सीएम कहिए, क्योंकि बिहार के सीएम को ही पहले पीएम यानी प्रधानमंत्री कहा जाता है। इसके बाद क्या होता है कि 1 अप्रैल 1937 को ही कांग्रेस के द्वारा अंतरिम मंत्रिमंडल का क्या किया गया, विरोध किया गया, ठीक है। और इस विरोध में श्री कृष्ण सिंह थे और श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल में अपने बहुमत को भी साबित किया, ठीक है। यानी कि जैसे ही मोहम्मद यूनुस बिहार में पहला अंतरिम सरकार बन जाते हैं, तब एमजी हैलेट धीरे धीरे जो गवर्नर रहते हैं, तो वो पीएम या सीएम के कामों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे। और जैसे ये चीज़ श्री कृष्ण सिंह को पता चला, तब श्री कृष्ण सिंह कह रहे हैं कि अब तो हम ही सीएम बनेंगे, मोहम्मद यूनुस को हटाया जाए। तब एमजी हैलेट ने श्री कृष्ण सिंह को कहा कि अगर आपको बिहार का सीएम बनना है तो आपको अपना बहुमत साबित करना होगा, ठीक है, आपको अपना बहुमत साबित करना होगा। और श्री कृष्ण सिंह ने अपनी बहुमत को क्या करते हैं, साबित करते हैं। और 20 जुलाई 1937 को, ठीक है, 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह की सरकार बनती है और कांग्रेस का मंत्रिमंडल भी तैयार होता है। कांग्रेस का क्या होता है, मंत्रिमंडल भी तैयार किया जाता है, ठीक है। और इस प्रकार क्या होता है कि बिहार के पहले प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कौन होते हैं, तो श्री कृष्ण सिंह होते हैं। लेकिन बिहार में पहला अंतरिम सरकार बताया जाए तो वो कौन है, तो वो मोहम्मद यूनुस है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो बिहार विधानसभा के, ठीक है, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष राम दयालु सिंह को बनाया जाता है और उपाध्यक्ष अब्दुल बारी को बनाया जाता है, ठीक है। तो बिहार विधानसभा चुनाव 1937 का ये कहानी है। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन को बिहार में किस तरीके से, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका मिली और भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार से बिहार में अपना परिणाम या अपना प्रभाव छोड़ती है।